दोस्तों, आज स्वर उच्चारण स्थान और प्रयत्न यानी कि प्रयास उच्चारण के तौर पर स्वरों का किस प्रकार से प्रयास किया जाता है। मैं वर्णमाला के तौर पर बहुत गहराई से जा रहा हूँ, जड़ से जा रहा हूँ और छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखना यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। आप नए होंगे तो वर्णमाला के बारे में आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सेट नेट एमपीसी एग्जाम के प्रति आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर करना। देखिएगा, स्वर और उच्चारण स्थान कौन से हैं। स्वरों को लेकर हम बहुत गहराई से तो जा रहे हैं, ये तो मैंने जरूर बात कही है, लेकिन मैं जहां तक अध्यापक के नाते, विशेषतः शिक्षक के नाते मैं ये जरूर कहूंगा, भाषा के छात्र होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि उच्चारण ही आपकी गलतियों को सुधार सकता है, हिंदी भाषा को सही दिशा दे सकता है। आपका उच्चारण ठीक हो तो वर्तनी में गलतियां बहुत कम मात्रा में होगी। इसीलिए उच्चारण के स्थान पर उसका कैसे प्रयोग होता है उसकी ओर हम आ जाएंगे। इसके पहले मैंने वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके पहले के 2 वीडियो में रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। याद रखना, व्यंजनों पर, स्वरों पर प्रश्न आपके 3 या 4 होंगे, सेट नेट और एमपीसी के लिए होंगे, तो निश्चित रूप से आप मुझसे जुड़िएगा। 5 प्रश्न यानी कि 4 प्रश्न यानी कि 2 प्रश्न यानी कि 4 मार्क होंगे आपके। 2 अंक के लिए प्रश्न है, आपको तो पता है। और आशा करता हूं कि आप पढ़ाई में अधिक रुचि लेते होंगे। करत करत अभ्यास जड़मति सुजान हो, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित बयान को, 2.5 अक्षर का प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसलिए आपको जितना महत्वपूर्ण है उतना ही देखिए। स्वर, उच्चारण स्थान और प्रयत्न। स्वर वर्ण यानी ऐसे अक्षर जो बिना किसी दूसरे की अक्षर की सहायता के अपने आप बोले जा सकते हैं, उन्हें स्वतंत्र वर्ण भी कहा जा सकता है। मैंने ये कल इसके बारे में जानकारी दी थी आपको। उदाहरण के तौर पर अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ, अंग और आह, जैसे मैंने कल इस वीडियो में कहा था, अंग और आह इसे स्वर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। के बाद 2 बिंदी आएगी, है ना, इसे स्वर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसके बारे में कल चर्चा हुई थी। स्वर की परिभाषा, ये स्वर है क्या, देखेंगे। आप जान चुके हैं कि स्वर एक व्यंजन अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है, लेकिन इसके बारे में पतंजलि ने सबसे पहले उल्लेख किया था। भारतीय तथा पाश्चात्य परंपरा में स्वर की जो परिभाषाएं दी गई है, उनका सार रूप कुछ ऐसा उभरता है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होती है। इसके विपरीत व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। सीधी सीधी सरल सरल भाषा। उपरोक्त परिभाषा हिंदी सहित अन्य भाषाओं के स्वरों के लिए बहुत ही मान्य है। पाश्चात्य देशों की अपेक्षा अनेक देशों भाषाओं के लिए भी सटीक हो सकती है, लेकिन कई भाषाओं में यह जहां स्वर ध्वनियां होती ही नहीं, वहां उपयुक्त परिभाषा स्वीकार हो सकती है। उल्लेख करने वाली बात यह है कि रोमानिया, चौक आदि कुछ भी भाषाओं में ही स्वर का प्रयोग या तो कम है अथवा नहीं है, के बराबर है। अस्तु जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, ई और ऊ को छोड़कर। अधिकांश स्वरों के उच्चारण में मुख विवरण में हवा प्रकंपित होती हुई बिना विशेष अवरोह से निकल जाती है।
स्वरों का उच्चारण किसी एक निश्चित स्थान से होता नहीं, पूरे मुख विवरण से एक प्रकार की गूंज होती है। यह गूंज मुख विवरण के स्वरूप पर निर्भर करती है। मुख विवरण प्रशस्त होता होगा तो एक प्रकार की गूंज होगी, जबकि मुख विवरण संकरा हो तो दूसरे प्रकार की गूंज का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मुख्य विषय की ओर आते हैं। मूलतः हमने परिभाषा को देखा, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। अलग अलग परिभाषाओं के विचार भी हमने अभी इसी अब तक देखे। अभी हम देखेंगे उच्चारण स्थान और प्रयत्न प्रयास जो हो रहा है, कैसे उच्चारण के तौर पर हिंदी के मूल स्वरों और उनके रूपों के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न की चर्चा निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। जैसे अ, आप ये अ जो है स्वर का पहला वर्ण, तो इसमें अ का उच्चारण कैसे होता है, कहां से आती है शब्द, उसके बारे में हम थोड़ी जड़ तक जा रहे हैं। यह अर्ध विवृत मध्य स्वर है, अर्ध भी है और विवृत भी है और मध्य के तौर पर आता है, मध्य भाग से। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कुछ ऊपर उठता है और ओठ कुछ खुल जाता है। अस्वर का व्यवहार बहुत से शब्दों में पाया जाता है, जैसे अनाज, अब, कमल, सरल। इन शब्दों से आप स्पष्ट बता सकते हैं कि अ का इनका उच्चारण शब्दों के आरंभ में या मध्य में होता है। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, ठीक है, इनका होगा आ। यह विवृत पार्श्व स्वर है, पार्श्व श, प आधा श और व पार्श्व स्वर है। पार्श्व, यह विवृत पार्श्व स्वर है। प्रधान स्वर अ से बहुत मिलता जुलता है। इसके उच्चारण में जिह्वा नीचे की ओर तथा ओठ चारों ओर फैल जाते हैं। यह स्वर आदि, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थितियों में उच्चारित होता है। आकाश, काली, म, महीना आदि। आ, यह अर्ध विवृत दीर्घ पार्श्व स्वर है। यह अंग्रेजी से आगत वर्ण है। आदि एवं मध्य की स्थिति में यह उच्चारित होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, ऑफिस और कॉटन आदि। इस स्वर का उच्चारण जो है हिंदी में बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन जरूर कभी न कभी होता है। इसे आगत वर्ण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ई, छोटी ई की ई, छोटी ई। इसके उच्चारण में जीवा का अगला भाग काफी उठ जाता है और ओष्ठ कुछ खुले हो जाते हैं। आदि, मध्य एवं अंत तीनों स्थितियों में यह स्वर उच्चारित होता है। इसका वैज्ञानिक रवि आदि। बड़ी ई, यह समृद्ध दीर्घ अग्र स्वर है। ये रस्व जो था अब ये दीर्घ हो गया। उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग बहुत जिह्वा का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठता है और होस्ट चौड़ाई में खुल जाता है। यह आदि, मध्य और अंत के अंत में उच्चारित होता है। इक, सीता, बड़ी जैसे शब्दों में तीनों स्थितियों को जो है में उच्चारित होने का एक उल्लेख इसका मिलता है। आगे देखो, यह संवृत हश्व पार्श्व स्वर है। इसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठता है तथा ओठ वृत्ताकार हो जाते हैं। आदि, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थितियों में इसका उच्चारण होता है। उदाहरण के लिए कुमति, सुमति, मृदुल, पृथुल, गुरु, साधु आदि। ये ओ की मात्राएं हैं, याद रखिएगा। बड़ी ओ, यह संवृत दीर्घ स्वर है। इसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठकर कोमल तालु के पास पहुंच जाता है। तीनों ही स्थितियों में इसका उच्चारण होता है, जैसे उसर, ऊनी, चूहा, सत्तू और भालू आदि। ए, यह अर्ध संवृत अग्र स्वर है।
इसके उच्चारण में होठ दोनों ओर से ई से अधिक खुलते हैं। बोलियों में इसका अधिक प्रयोग होता है। तीनों परिस्थितियों में उच्चारण होता है। एक, केला, चेला, चले, बोले आदि। ए, यह अर्धविवृत ह्रस्व स्वर अग्रस्वर है। वैर, पैर, सैर, कसेला, विसेला आदि। इन शब्दों में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। ओ, यह अर्ध संवृत पार्श्व स्वर है। इसके उच्चारण में ओष्ठ काफी वृत्तांकार हो जाते हैं। ये तीनों स्थितियों में उच्चारित होता है। गोला, घोला, ओला, पियो, जियो आदि। आओ, यह अर्धविवृत वृत्तमुखी ह्रस्व पश्चात स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कुछ ऊपर उठ जाता है। लिखने में और एक ही प्रयोग होता है। औसत, औरत, औ आदि। स्वर के प्रकार देखिएगा, हमने उच्चारण के स्थान पर इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि उसका उच्चारण कैसे होता है, कहाँ से हवा निकलती है, कितनी जगह से हवा सामने आती हुई दिखाई देती है। अब इस स्वर के कितने प्रकार हैं? आप जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। 3 विभागों में उसको विभाजित किया जाता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम उपयुक्त तीनों प्रकार के स्वरों को पृथक रूप से आपको बताना चाहेंगे। हम सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में परिचय देंगे। देखते हैं ह्रस्व स्वर। आपको स्मरण होगा कि स्वरों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न आधारों की चर्चा के दौरान मात्रा को भी एक प्रमुख आधार के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह मात्राओं का अर्थ स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा। अंततः हम यह कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम अर्थात मात्रा का समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इस दृष्टि से अ, ई, उ और रे ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर भी है। अंग्रेजी में ह्रस्व स्वर को शॉर्ट वायर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना अनुचित न होगा कि आधुनिक ध्वनि विज्ञान के अनुसार स्वर को अघोष ध्वनियां है। स्वर जो है अघोष ध्वनियां है, जिसके उच्चारण में मुख्य विवरण थोड़ा बहुत सदैव विवृत रहता है। श्वास नलिका से आती हुई वायु बिना किसी अवरोध से की धारा प्रवाह निकल जाती है। स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होते हैं। इस विशेषताओं के आधार पर यदि स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत चारों स्वरों अ, ई, उ, री की परख हो तो ये स्वर सिद्ध होते हैं। कहना न होगा कि अन्य स्वरों की भांति ये भी अक्षर का निर्माण करने में समर्थ होते हैं। दूसरे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को अंग्रेजी में लॉन्ग वॉवेल कहा जाता है। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, आओ आदि। दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है, कह सकते हैं, क्योंकि वे दोनों स्वरों के संयोग से बनते हैं। ये दो तरफ के हैं। एक तो वे जो उसी स्वर के दीर्घ उच्चारण के कारण बनते हैं, जैसे आ, ई, उ को क्रमशः ई और उ है। अब ये एक छोटा बड़ा ई छोटी छोटी है ना, बड़ी ऊ को मिलाकर होगा बड़ी ऊ। छोटी छोटी को मिलाकर होगा बड़ी ई। से मिलाकर होगा आ। ये जो है नियम जो है ये संधि में आया हुआ नियम है, याद रखिएगा। और दूसरे वे जो दो भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से बनते हैं, आई ए, आई ए, औ ओ, अ ओ, आओ आदि। उपयुक्त तथ्यों को अधिक पुष्ट करने के लिए कुछ शब्द उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे मत प्लस अनुसार, मतानुसार, ये यहाँ आया है। गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि,
मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन, ई ई बड़ी ई। दूसरा है संयुक्त स्वर, तीसरा आखिरी है ये। वैदिक काल में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी। ये स्वर थे ए आई, ए आई, ओ औ, ओ औ औ। लौकिक संस्कृत तक आते आते संयुक्त स्वरों की संख्या 2 रह गई। ए और ओ मूलतः स्वर बन गए हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी मध्यकालीन भाषाओं में इन दोनों संयुक्त स्वरों का लोप हो गया। लेकिन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ए और औ पुनरु अस्तित्व में आ गया, रिपीट यानी कि फिर से अस्तित्व में आ गया। हिंदी तथा उसकी प्राय सभी बोलियों में इन दोनों स्वरों का प्रयोग संयुक्त स्वर और मूल स्वर दोनों रूपों में होता आ रहा है। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ए संयुक्त स्वर है। भैया, मैया, रुपैया, यहाँ ए के बाद श्रुति है। आओ संयुक्त स्वर है। पौवा, कौवा, हौवा, यहाँ आओ के बाद श्रुति आती है। ए ए मूल स्वर है। कैसा, पैसा, बैल आदि उच्चारण का मूल स्वर के रूप में होता है। शब्दों में ए के बाद श्रुति नहीं आती है। अब तक हमने जो पढ़ा उच्चारण के स्थान पर शब्द स्वरों की प्रकार, उसको लेकर कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण 5 प्रश्न, प्रतिदिन 5 प्रश्न उसके तौर पर देखेंगे। स्वरों के प्रकार कॉलम ए और उसकी विशेषताएं कॉलम बी के अंतर्गत सामने आती है। ए और बी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर संयुक्त योग से बने, और है ना, इसमें ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। ए का होगा बी, ए का होगा ह्रस्व स्वर, उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ ई ओ, कम समय। दीर्घ स्वर देखिएगा आ ई ओ, ऑप्शन क्रमांक सी, 2 का होगा ऑप्शन क्रमांक सी, दीर्घ स्वर। संयुक्त मूल स्वर के रूप में, जो संयुक्त है वो मूल है उसके रूप पर देखा जाएगा, डी। ऐतिहासिक रूप से 2 स्वरों में से अब मूल स्वर की तरह रह गए, प्रयुक्त होते हैं। संयुक्त स्वर योग के रूप में ऑप्शन क्रमांक ए, आखिरी का जो होगा यह ए होगा। दोनों भिन्न भिन्न स्वरों में से मिलते हैं। ए अ प्लस ई ए आ प्लस ई ए, यानी कि एक की मात्रा जोड़ दी जाती है, इसमें एक की मात्रा नहीं होती है, यानी कि इसमें एक मात्रा होती है, इसमें ए 2 मात्रा, ए ओ औ, ऐसे कहा जाएगा उसका उच्चारण के तौर पर। ह्रस्व स्वर पाठ के अनुसार जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अ ई उ, अंततः सही मिलन बी से है। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक 2 मात्रा का समय लगता है। ये दोनों प्रकार से बनते हैं। एक ही स्वर के दीर्घ उच्चारण जैसे अ प्लस आ, या 2 भिन्न स्वरों से ए अ ई प्लस ए आदि। उच्चारण आ ई उ ए ओ औ, अंततः सही मिलान सही है। संयुक्त स्वर मूल स्वर के रूप में पाठ में बताया गया है कि ऐतिहासिक रूप से ए और औ का संयुक्त स्वर थे, लेकिन आधुनिक हिंदी में मूल स्वर की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे कैसा, पौधा, इसके बाद आया हुआ य या वह श्रुति नहीं है, अंततः सही मिलान बी से है। और संयुक्त स्वर अ और ई, ए और आर ई ओ, ए है ना, और ए ओ औ आओ, इसके उदाहरण के तौर पर इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित 4 स्वरों में से 3 एक विशिष्ट उच्चारण या प्रयत्न जिह्वा ओठ की स्थिति की विशेषता समझा साझा करते हैं, जबकि एक अलग है। असंगत विकल्प को चुनिए। ओ, आ ए ओ ऊ असंगत है। आ विवृत स्वर, विवृत पार्श्व स्वर है, जिह्वा की ओर से फैली हुई। ए अर्धविवृत स्वर अग्र स्वर है। औ अर्ध विवृत वृत्तमुखी ह्रस्व पाच्य स्वर है।
जीभ का पिछला भाग कुछ ऊट उठा है। ओ, संवृत दीर्घ दीर्घ पार्श्व स्वर है। जीवा का पिछला भाग बहुत अधिक उठकर कोमल तालु से लगता है। ए ओ के उच्चारण के साथ सामान्य बात यह है कि इनमें जीवा अपेक्षाकृत नीचे या मध्य में रहती है अथवा ओठ विवृत या अर्ध विवृत रहते हैं। दूसरे शब्दों में इसके उच्चारण की मुख विवरण अधिक खुल जाता है। ओ असंगत क्योंकि इसका उच्चारण संवृत बहुत बंद यानी कि मुख बंद मुख स्थिति में होता है। जीवा का पिछला भाग बहुत ऊपर उठता है। ओठ गोलाकार सिकुड़ होते हैं। इसकी मुख विवरण का मार्ग सबसे अधिक संकरा हो जाता है। यह विशेषता अन्य तीन स्वरों से भिन्न है। संयुक्त स्वरों ए ओ औ के ऐतिहासिक विकास क्रम को दर्शाने वाला सही अनुक्रम चुनिए। इसका सही उत्तर है क। ऑप्शन क्रमांक 1 वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन भाषाएं, आधुनिक भाषाएं आदि। कैसे? स्पष्टीकरण। संयुक्त स्वर अनुभाग में इसका स्पष्ट उल्लेख है। वैदिक काल संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी, ए ओ औ। लौकिक संस्कृत तक आते आते संयुक्त स्वरों की संख्या 2 रह गई, ए ओ मूल स्वर रह गए। मध्यकालीन भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन तीनों स्वरों के ए औ का लोप हो गया, अर्थात संख्या 0 के समान है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हिंदी में ए औ पुनः अस्तित्व में आ गई और इनका प्रयोग संयुक्त या मूल दोनों रूपों में होता है। अंततः ऐतिहासिक विकास सही क्रम जो है 4 to 0 आदि। स्थापना को लेकर एक प्रश्न। स्वरों का उच्चारण किसी एक निश्चित स्थान से नहीं बल्कि पूरे मुख विवरण के गुंज पर उत्पन्न होता है। स्वरों के उच्चारण में श्वास नलिका से आती हुई वायु बिना किसी अवरोह के धारा प्रवाह निकल जाती है, जिससे मुख विवरण की आकृति में अनुरूप विभिन्न गुंजन उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन क्रमांक 1 ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। स्थापना पूर्णतः सही। पाठ में स्पष्ट कहा गया है कि स्वरों का उच्चारण किसी एक निश्चित स्थान से होता नहीं, पूरे मुख विवरण की प्रकार की गुंज से होता है। आर भी सही। यह आर में कथित तथ्य वैज्ञानिक कारण देता है। पाठ के अनुसार स्वर सघोष ध्वनियां जिन वायु बिना किसी अवरोह के धारा प्रवाह नहीं निकल जाती है, क्योंकि कोई विशिष्ट अवरोह जैसे जीभ, तालु, दांतों का स्पर्श नहीं होता, इसलिए वायु मुख विवरण की संपूर्ण गुना से गुजरती है और उसकी आकृति विवृत, संवृत, अर्ध विवृत के अनुसार विशिष्ट गुंज पैदा करती है और यही गुंज विभिन्न स्वरों की पहचान है। अंततः आर एक प्रभाव सटीक और कारण बनता है। हिंदी स्वरों के संदर्भ में अ ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उच्चारण केवल शब्दों के आदि में ही होता है, यानी कि पहले में ही होता है। इस पाठ में अंग्रेजी में आगत उसे वर्ण कहते हैं। पाठ में अ को अर्ध विवृत पश्चात स्वर के रूप में परिभाषित किया गया है। विकल्प ग गलत उत्तर। पाठ में दिए गए उदाहरण डॉक्टर, ऑफिस, कैप्टन के विवरण आदि एवं मध्य की स्थिति में उच्चारित होते हैं के अनुसार अ का उच्चारण शब्द के आदि ऑफर या मध्य डॉक्टर, क्वार्टर आदि में होता है। अंततः यह कथन यह केवल आदि में ही होता है, यह गलत है। विकल्प घ यानी कि अ केवल उच्चारण विवरण में कहा गया है कि यह पार्श्व स्वर है, जिसका अर्थ है कि उसके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय होता है। पार्श्व स्वरों जैसे आ, ओ में जीवा का पिछला भाग ऊपर उठता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके उपरांत मैं और स्वरों को लेकर 1-2 वीडियो बनाऊंगा, जिसको लेकर आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। याद रखना, आज का वीडियो आपको बहुत कुछ ज्ञान दिया होगा। आशा करता हूँ इस हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा। आपके मन में वर्णमाला के प्रति कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।